नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेरोजगार आंदोलन करते हैं तो उनको प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने पीसीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया तो उनके कई युवा साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वो जमानत पर बाहर आए। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने कहा कि बेरोजगारों की आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड खराब किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारों की हुंकार, रिकॉर्ड खराब मत करो सरकार। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देते हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष पारिक, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही उपेन यादव, जो कि अध्यक्ष हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले उपेन यादव, आपका रुख करते हुए, आप इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर कि आपके भविष्य को खराब किया जा रहा है। क्या बिना इसके पीछे क्यों ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत हम बाहर आए हैं, क्योंकि लगातार मीडिया ने आवाज बुलंद की बेरोजगारों की, जिसकी वजह से हम बाहर आ चुके हैं। मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक तस्वीर है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी की राजभवन घेराव की, जो बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं और उनके कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, धक्कामुक्की कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ। और दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, सामने रास्ता साफ है, बेरोजगार गेट के सामने बैठे हुए अपनी मांगों के लिए गए थे। वो वहां क्यों गए थे? कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि कार्यालय के बाहर जाके क्यों बैठे। तो इसका भी जवाब है, ये तस्वीर देख सकते हो। इसमें जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, या के राज्य प्रवक्ता, जो हमने चुनाव में समर्थन दिया था, पीसीसी में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां समर्थन दिया था, और इन्होंने वादे किए थे और वादे पूरे नहीं किए, तो वहां गए, वादे याद दिलाए थे, इसके बदले में मुकदमे। आप देख लीजिए, मुकदमों की कॉपी है। एक नहीं, राजकार्य बाधा क्या है, तोड़फोड़ क्या है, जबकि हमने कोई राजकार्य बाधा नहीं हुई, न तोड़फोड़ की, कुछ भी नहीं किया। राजस्थान के युवा बेरोजगार इतना समझदार है कि वो अपनी सार्वजनिक जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो जनता की संपत्ति है। जैसे बिहार में कई जगह संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, राजस्थान में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि युवा बेरोजगार संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये 3-3 एफआईआर है, जो 14 तारीख की है, 16 तारीख की, जिसमें राजकार्य बाधा की 3 मुकदमे हैं और 151 का अलग मुकदमा है। और उससे पहले भी 2 मुकदमे कोविड उल्लंघन के किए गए, जो कार्यालय में बैठे हुए मुकदमे दर्ज किए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, मैं आपके माध्यम से आवाज उठाना चाह रहा हूं कि ये जवाब दे, हम सच्चे हैं या झूठे हैं। मैं तथ्यात्मक चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये मुख्यमंत्री जी का खुद का ट्वीट है, 1 मार्च 2019 का, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए ट्वीट है कि 10,029 लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने मिठाई खिलाई, धन्यवाद दिया। फिर दोबारा 21 जून 2021 को, जून 2021 में फिर उन्होंने 4,000 के लिए कहा, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना नहीं हुई। अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। अब कह रहे हैं कि कैबिनेट में इसका अनुमोदन होकर फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये कागज बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो रही। दूसरा कागज मैं आपको बताऊंगा, सितंबर में सीएट जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम होने वाली थी, कैलेंडर जारी किया गया था, और अब कह रहे हैं कि पहले सीएटी लागू करेंगे और जूनियर अकाउंटेंट अगले साल करवाएंगे। जो लोग कोचिंग शुरू कर चुके थे, जो तैयारी कर चुके थे, सितंबर की तैयारी कर रहे थे, अब कह रहे सीएटी दिसंबर में दो और अगले साल जूनियर अकाउंटेंट देंगे। ये कैलेंडर है, ये बोर्ड ने जारी किया था। आप बदलाव करें, 1 साल आप लेट करें तो बेरोजगार क्यों सहन करेगा? मैं एक एक सबूत आपको दे रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट है 2 नवंबर 2021 का, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 पूरी होगी और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट जारी की जाएगी। आज वो धरने पे बैठे आरपीएससी के बाद, न 2018 स्कूल व्याख्याता पूरी हो पाई है, न वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट है। ये आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री जी की, उसके आदेश की पालना नहीं हो पा रही। डॉक्टर प्रदीप जी, सीधे आप ही का रुख करते हुए, तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं और बात तो सही है ना, तमाम वादे तो किए गए थे कि रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगारी में प्रदेश चरम पर पहुंच चुका है। क्या वजह है इसके पीछे, क्या कहेंगे आप? प्रियंका जी, आपने जो आज मुद्दा चुना है, मैं इस मुद्दे से सहमत नहीं हूं। इस मुद्दे को
आपने भी इनको सहारा दिया है। जिस तरह का मुद्दा आपने डिबेट में रखा है, ये कैसे आप इस मुद्दे निहायती से तौर पर सहमत मैं नहीं हो समझता सकते हूँ हैं प्रदीप जी? एक जब पक्षी बेरोजगार है। सड़कों बिल्कुल, पर मैं उतर उसकी रहे हैं, बात पहले आपसे तो कहना आपने चाहता वादा हूं। खिलाफी की और अब जब जी। सड़कों पर उतरे हैं तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे उनके खिलाफ, उनके भविष्य को खराब किया जाएगा। कहां तक न्याय है ये? प्रियंका जी, आपने सब कुछ तय कर लिया अपने लेवल पे कि इनका भविष्य खराब किया जाएगा, ये सब आपका निर्णय है, तो फिर इसमें बहस की गुंजाइश कहां बचती है? आप मुझे बताएं। जब आपने सब चीज को तय कर रखी है कि सरकार का भविष्य बिगाड़ रही, तो मैं समझता हूँ तो आप जवाब देंगे ना इस पर कि आखिर ऐसा क्यों किया गया सरकार की ओर से? जवाब देना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह की बात आप कर रही हैं, जिस तरह का आप आक्षेप शुरू से ही लगा रही हैं कि सरकार नहीं दे रही है, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। जी, मैं नहीं कह रही हूँ प्रदीप जी, उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे मेरी बात हैं सुनिए, और डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए उन्होंने। आप मुझे मेरी बात सुनिए, मैंने जो बात कहना चाहता हूं मेरी बात सुनिए। ठीक है, बोलिए। आज मैंने उपेंद्र यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बड़े धैर्य से और शांति से सुना है। मैंने देखा है कि उन्होंने जो बातें कही है उसमें साफ साफ ये बात हुई है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि वो कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर इन बार में चर्चा भी कर चुके हैं, सरकार से बातचीत हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए उनकी बात भी सुनी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इतनी बातें सरकार के साथ मुख्यमंत्री के लेवल पे हो चुकी हैं, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार से बात होने के बाद सरकार ने भी प्राथमिकताएं बताई होंगी, मुख्यमंत्री ने अपनी बाध्यताएं बताई होंगी, मुख्यमंत्री ने प्राथमिकताएं निश्चित की होंगी, तो सब इस सब होने के बावजूद भी अगर उपेंद्र यादव जाकर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय घेरते हैं, वहां आने जाने पदाधिकारियों को जाने आने से रोकते हैं, सार्वजनिक जगह पर वो भीड़ इकट्ठी करके सार्वजनिक हित में जो लोग हैं उनको रोकते हैं, उनको बाधा पहुंचाते हैं, तो सवाल यह कि सरकार से बातचीत होने के बाद ये इनका तर्क क्या है? इन बातों करने का मतलब क्या है? आपने पूरे बेरोजगार के नाम पर सारे मुद्दों को लेकर सरकारी खिलाफत का ठेका लिया है। अगर आप ऐसा काम करते हैं, आपकी निष्ठा में संदेह है और आप अपने विषय से भटककर अन्य मुद्दों को लेकर उपेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब सीएम से बातचीत हुई थी, उपेंद्र जी बताइए जरा, जो बयान जब मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई थी तो फिर क्यों आंदोलन के लिए आप सड़कों पर उतरे? ये मैंने आदेश दिए ना, वो मुख्यमंत्री जी के आदेश से उनकी पालना नहीं हो पा रही, और ये कह रहे हैं ना कि वह कार्यालय में जाकर ये माहौल खराब कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जब आपने 2018 में समर्थन लिया, जब आपने संकट में थे, तब आपने कहा हजारों लोग लेके आए, तब आपने नहीं सोचा, तब तो अच्छे लग रहे थे, तब तो कह रहे थे आपका उद्देश्य सही है, और आज इनको सवाल कर लिया, आप देखना चाह रहे हो, पुलिस का प्रेस नोट है, जो विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा जी है, उसका बच्चा जेल में पेपर लीक में, क्या उसके लिए स्कूल की मान्यता रद्द होगी? क्या बुलडोजर चलेगा? नए कानून की तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये देख लीजिए न्यूज़पेपर, सबूत दे रहा हूं। आपके लोग रक्षक की भक्षक बन चुके हैं और आप सवाल उठा रहे हो। जब आपको समर्थन दिया तो अच्छे लग रहे थे, जब बीजेपी में लाठियां खा रहे थे, प्रदीप जी सवाल तो उठेंगे ना। आज आप ये सवाल भले ही आपको बुरे लग रहे हो, लेकिन सवाल तो उठेंगे, क्योंकि वादे तो खूब किए गए चुनाव से पहले, और चुनाव में बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचे हैं। और मनीष जी, आपका रुख करते हुए बीजेपी का क्या रुख है? क्या बीजेपी उनका समर्थन नहीं दे सकती है बेरोजगारों का? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी एकीकृत जो बेरोजगार संघ है उसके साथ है। लेकिन जैसे इन्होंने राजनीतिक स्टेप लिया था कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, अब आज कांग्रेस पार्टी वो नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ आंदोलन का हक है। अब जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है वहाँ पे कौन से राजकार्य में बाधा हो गई, ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा। 3 मुकदमे दर्ज कर लिए, जेल में बंद कर दिया और बेरोजगारों पे लाठियां चलाई, ये एक बात है। उसके बाद झूठ का पुलिंदा ऐसा है कि कुल मिला के अभी तक 2,78,000 नौकरियों की घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में 3 साल में कर चुके हैं, और नियुक्तियां 22,000 और 42,000, कुल मिला के 62,000 नियुक्तियां हुई है। और उसमें भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 30,000 की तो शिक्षकों की नियुक्ति थी, वो भी रीट, नीट, कांस्टेबल, पटवारी, इन सब में जो घोटाले हुए, जो पेपर लीक हुए, उसके कारण से 50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां तो खत्म हो चुकी, वो तो होगी ही नहीं अब। और उसके बावजूद केवल 24,000 नियुक्तियां लेके बैठे रहे। ये आप ये चाहते हैं कि ये 24,000 नियुक्तियां 2.5 लाख के बदले में ले लें और फिर भी चुप रहें, तो ये तो गलत बात है। ये सरकार खुद का रिकॉर्ड खराब कर चुकी है। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। 3 मिनिस्टर को हटाना पड़ा। 35,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में खरीदा है इन्होंने कोरोना में, इसलिए चिकित्सा मंत्री को जाना पड़ा। डॉक्टर सरा ने अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाया है, इसलिए उनको जाना पड़ा। ये चौधरी जी ने गड़बड़ करी है खानों में, इसलिए उनको जाना पड़ा। और अब ये जाके बेरोजगारों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप तमाम सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट कांग्रेस में पर इसका नियुक्तियां जवाब पड़ी भी थी। लूंगी, लेकिन बीजेपी कहाँ है? आप तो विपक्ष में है ना, आपको तो जाना चाहिए सड़कों पर। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देने से सब कुछ हो जाता है क्या? नहीं, मैंने निवेदन किया प्रियंका जी इस बारे में, विधानसभा में जो बात हुई थी, पूरी तरह बेरोजगारों का पक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने रखा है। दूसरी बात,
राजेंद्र राठौड़ जी ने इनसे बात भी करी है, इनके डेलीगेशन के साथ, और उनको हिम्मत बंधाई है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको निवेदन किया कि जो युवक आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ गलत होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको रोकेगी, उसके साथ रहेगी। अभी जैसे ही इन्होंने ये बात करी है कि मुकदमे दर्ज हो गए, उपेंद्र यादव को जेल जाना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। और इसकी तरफ पूरे हमने इनको कहा आपको चाहिए तो हम विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, हम आपके साथ हैं। और सरकार कोई भी जुर्म ऐसा नहीं कर सकेगी। जो मुकदमे बने हैं, जैसे खुद बता रहे हैं, जो सरकार के लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल में बंद है, रीट का उल्लंघन हो गया, भरोसी लाल जी, वो जितने सारे लोग हैं, वो सब इन्हीं के लोग हैं। और जो राजीव गांधी फाउंडेशन है। मिथिलेश जामनी जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि बेरोजगारी है ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? जब सरकार आई थी तो तमाम वादे किए गए, क्या उन वादों को पूरा कर पाई सरकार? कितना पूरा कर पाई है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर के लिए होती है। उसका पहली मॉरल ड्यूटी है कि वो वेलफेयर के लिए काम करे। और वेलफेयर के तहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान में जो CMI के आंकड़े हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट की आवाज़ को दबाया नहीं जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए जाए। और जो 3 PPD वाला मामला है वो बहुत खतरनाक धारा है। इनके बच्चों का, जिनके भी 3 PPD लग गई, उनकी गवर्नमेंट जॉब में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कैरियर का सवाल है। आप इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जब इतने अधिकारियों की, इतने नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए गए तो इनका भी मुकदमा वापस लेना चाहिए। एक सहृदयता दिखानी चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत जी की छवि माना जाता है कि वो गांधीवादी है, तो गांधीवादी में सबसे पहला काम ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो भी वादे किए हैं, जो तमाम भर्तियों की घोषणा की है, उसको, भर्ती को, प्रक्रिया को सतत रूप से जारी रखना चाहिए। और दूसरा, जो पेपर लीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान सरकार ने कई भर्तियां निकाली, लेकिन मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि वो भर्तियां सिरे तक नहीं पहुंची। इसका सबसे मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामियाजा है, हमारे सिस्टम में कमी है। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है इस राजस्थान का कि RPSC का चेयरमैन एक IPS बना रखा है। आपने जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका एक IPS बना रखा है, रिटायर्ड, एक को जो सर्विस में। एक IPS कैसे जानेगा कि पेपर का करिकुलम क्या है, पेपर का सिलेबस कैसे सेट होगा? आज तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस आदमी को RPSC में भेजना चाहिए, किसको। उसका खामियाजा है। पुलिस तो जांच कर सकती है मुकदमा दर्ज होने के बाद में, पेपर कैसे सेट होंगे, एग्जामिनर कौन होता है, एक पूरा पैटर्न होता है। जो परीक्षा प्रणाली को जानता हो उसे ऐसी संस्थाओं में भेजना चाहिए। अब इन्होंने ओब्लिकेशन सेंटर बना रखा है, जो विश्वास कुमार जी की वाइफ को भेज रहे हैं, दूसरे राज्यों से भेज रहे हैं, तो उसका खामियाजा राजस्थान को, जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थानियों के ऊपर आप बाहर के लोग मत ठोपिए। 14 राजस्थान में 14 जो 21 में से 14 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर यूपी के हैं। तमाम आज समितियों में यूपी के लोग भर रखे हैं। आपने ऐसा गवर्नर साहब को मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का शिक्षाविद क्या कटोरा लेके रोड पे घूमेगा? आप देखिए कि एक यूनिवर्सिटी हुई जिसमें कि बिना बिल्डिंग के उसको अप्रूवल दे दी गई, विधानसभा में पास हो गया, उसमें जांच करने वाले अमेरिका सिंह यूपी के। तो आपने यूपी वालों को राजस्थान की चरागाह बना रखी है क्या? बीजेपी वालों को भी सवाल पूछना चाहिए। हो सकता है गवर्नर साहब उनके राजस्थान को बर्बाद करने में वो भी सहयोगी हैं। बीजेपी वाले भी दूध के धुले नहीं है। उन्होंने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया कि यूपी वालों को क्यों थोप रहे हैं। आजकल डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आप वाइस चांसलर है, बिना लॉ वाले को उसको बना रखा है, सब अशोक गहलोत जी के नजदीक है। आपने ओब्लिगेशन सेंटर बना रखा है राजस्थान को, तो राजस्थान का युवा ऐसे ही रहेगा। जब तक राजस्थान का मुख्यमंत्री, चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, वो इस दर्द को नहीं समझे कि हम राजस्थानियों को देंगे। मैं बलजीत यादव की तारीफ करता हूं कि उसने एक मांग उठाई कि 75% लोग जो रिजर्वेशन होना चाहिए राजस्थानियों का। आप हालात देखिए, बिल्कुल। और मिथिलेश जी देखिए, दर्द को समझने की जरूरत है। बेरोजगार कितने दर्द में है, ये दोनों ही पार्टियों को समझना पड़ेगा। उपेंद्र जी, आपने मांग की है कि जो मुकदमे आप लोगों के ऊपर दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और इसके साथ क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से? देखो, जेमनी जी ने जो बात उठाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 21 से 22 राज्यों की पॉलिसी मैंने इकट्ठे करके मुख्यमंत्री जी को सौंपा था 2 साल पहले। सीएम ने एक्शन भी लिया था, लेकिन बाहरी राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वो पंजाबी सेवा अनिवार्य कर रहे हैं। तो यहाँ राजस्थान में बाहर के लोग आ रहे हैं और राजस्थान के बेरोजगारों का हक मार रही है। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस के नेता है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप दिल से सुनिए, आत्मा से आप चिंतन करिए, झूठ है या सही है आप खुद सोचोगे तो कहोगे कि यह सच बात है। ये 2013 में
2186 पद पर कनिष्ठ अभियंता भर्ती निकाली गई थी और 2,19,00,000 रुपए लिए गए थे और 2017 में रद्द कर दी गई और अभी तक वो भर्ती नहीं आई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई की सूचना कह रही है। अभी तक आवेदन के 2,19,00,000 रुपए लिए, उनके ब्याज सहित कितने पैसे होते हैं 9 साल से, वो पैसे तो वापस भी नहीं दिए गए और आज तक भर्ती नहीं आई। समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, जनवरी में समझौता हुआ, 2021 में फरवरी में हुआ और फिर वार्ता हुई। अब कह रहे कि हम तो 539 में निकालेंगे और मंत्री जी 15 मार्च को ही बोले विधानसभा में 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ना पैसे दिए गए 2,19,00,000 रुपए जो आवेदन के लिए थे, आज बेरोजगार लटक रहे। वही विशेष शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि हम अधिक से अधिक पदों पर निकालेंगे, विशेष शिक्षक के पदों पर भर्ती नहीं आ रही। वही रेडियो का पर लेफ्टिनेंट ईसीजी की जो फाइल पड़ी है, कभी अधीनस्थ बोर्ड जाती है, कभी एमएनआईटी जाती है, वो भर्ती की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही। टेक्निकल हेल्पर में 3.5 ठीक है प्रदीप जी, प्रयोगशाला सही भर्ती जो 7 दिन में ज्वाइनिंग देनी थी। ठीक है, तो तमाम सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं और उठेंगे क्योंकि सरकार आपकी है और वादे भी आप ही ने किए थे। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जो बेरोजगारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्या सरकार उनको वापस लेगी? क्योंकि इससे युवाओं का भविष्य खराब होगा। आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज हुए उन्हें तो वापस ले रहे हैं। प्रियंका जी, एक बात समझनी होगी, राजकीय स्तर पर जितने भी काम होते हैं उनका एक राजकीय प्रावधान होता है और उस प्रावधान के तहत सारी नियुक्तियां होती हैं और नियुक्ति करने से पहले उनका वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन सरकार के पास सीमित होता है और सरकार की प्राथमिकताएं बहुत होती है। आम जनजीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब शामिल होते हैं, इसलिए फंड का एलोकेशन भी उसी प्राथमिकता के आधार पर होता है। अभी सवाल यह है कि उपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में ना तो उन्होंने कोई शिकायत की है ना उनके बारे में बात की है। मेरा सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है तो मुख्यमंत्री और उनके बीच में क्या बात हुई उसको उजागर करें। किया है, मुख्यमंत्री जी से मिले तो सोशल मीडिया पर डाला, बताया है। तो मैं सुनिए आपने अगर उनसे उनकी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या आपके संदर्भ में बात कही है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया और क्या आपको ठोस आश्वासन दिया, इसको भी आप शेयर कीजिए। बिल्कुल, सिर्फ मीडिया में बताया, उनकी बात सुनी नहीं जा रही तो वो कहते हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं उपेंद्र जी। अशोक गहलोत जो बात करते हैं वो उस पर स्टैंड करते हैं। आज उनकी राजनीति में वो इसी बात की सानी है और धनी है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बात नहीं कही और ना ही आपने तथ्य उजागर किए हैं जो आपके उनके बीच में कम से 3 से 4 बार आपकी मुलाकातें हुई हैं। आप वो भी पब्लिक फेस पे शेयर कीजिए ताकि मालूम पड़े असलियत क्या है। तो जब भी मुलाकात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बताया जाता है। प्रियंका जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वित्त फंड अलोकेशन किया जाता वित्तीय, तो आपने ओपीएस क्यों लगाई, पुरानी स्कीम को बहाल क्यों किया? दूसरा, अगर आप वाकई राज्य का हित चाहते हैं तो पंजाब की तरह एक पेंशन शुरू करिए नेताओं की। क्यों दे रहे हो इतनी सारी पेंशन? ऑर्डर निकालिए। अशोक गहलोत जी तो बड़े दिल के हैं, अशोक गहलोत जी के पास फंड नहीं है तो क्यों इन नेताओं को 4 बार एमएलए बनते हैं 4 बार की पेंशन दे रहे हो? उनकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी जाती है? इन बेरोजगारों का क्या दोष है? इन्होंने डिग्रियां ली, इन्होंने अपने माँ बापों के पैसे खराब किए, अपने खेत गिरवी रख के यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में पैसे वो काट रहे हैं। कोचिंग सेंटर और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा गेम चल रहा है। राजस्थान में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनके लिए आज तक पॉलिसी नहीं बनाई। अशोक गहलोत जी ने खुद ने घोषणा की थी कोचिंग सेंटरों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, क्या बनाई पॉलिसी? ये ब्यूरोक्रेट्स और कोचिंग सेंटर वालों की बहुत बड़ी मिली भगत है और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेता इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ा एक गेम है, जैसे खान माफिया है वैसे ये शिक्षा माफिया है। ये तमाम भर्तियों को लेट करते हैं और इसमें सब शामिल है इस चोरी में। इस चोरी की सीबीआई जांच हो तो इन बेरोजगारों को न्याय मिले। जब तक ये नहीं होगा तब तक राजस्थान का बेरोजगार ऐसे ही गुहार लगाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं और उसके साथ साथ उनकी भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा बड़ी नजर है। इस प्रदेश में रोज सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने का जो रिकॉर्ड कायम इस सरकार ने किया है वो अभूतपूर्व है। एसीडी के कोचिंग सेंटरों के लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? निजी विश्वविद्यालयों पर लगाम के लिए आपने तक क्यों नहीं बनाया? आपके चुनावी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है जब निजी विश्वविद्यालय पब्लिक स्कूल की संपत्ति जब्त क्यों नहीं हुई? बढ़ावा अशोक गहलोत कह रहे हैं, मैं इस बात उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताइए, नए कानून के तहत पेपर लीक हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों अनदेखा किया जा रहा है? और ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है
ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें क्या लिखा है आपने? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आप इंटर्नशिप लागू करें 4 घंटे की, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो आप लोग, ये आपका ही घोषणा पत्र है। सरकार तय कर रही है और राजकीय घोषणा पत्र है आपका, ये आपका घोषणा पत्र है। मुकदमे तो मेरे ऊपर जितने लगाने लगा दीजिए, लेकिन युवा बेरोजगार को मत फंसाइए, बेगुनाह है। ठीक है, चलिए फिलहाल समय की कमी है, इतने पर ही हमें इस चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रदीप जी और मनीष पारिक जी, मिथिलेश जैन जी और उपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेरोजगारी का मुद्दा आज हमने उठाया है क्योंकि कई बेरोजगारों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा या फिर युवाओं की जिंदगी खराब कर दी जाएगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।